12 अगस्त 1997, 15 अगस्त से 3 दिन पहले अंधेरी की एक मंदिर में गुलशन कुमार तकरीबन 10:30 बजे दर्शन करके वापस लौट रहे थे। मंदिर थी जीतेश्वर महादेव मंदिर। जैसे ही वापस निकलते ही उन पर अंधाधुंध गोलियां जो है वो चलती हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो आसपास के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाते और वहीं जमीन पर ढेर हो जाते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है और रास्ते में उनकी जान चली जाती है। ये खबर सुनकर पूरा देश सन्न हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ जाती है और इसका कनेक्शन निकलता है अंडरवर्ल्ड से। जी हाँ, पर ऐसा हुआ क्यों? गुलशन कुमार के साथ ऐसा क्यों किया? किसने किया और किस कारण किया? ऐसी निर्मम हत्या क्यों की गई? जानेंगे इस वीडियो में। गुलशन कुमार दुआ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह सकते हैं, एक विजनरी बिजनेसमैन। 5 मई 1951 को गुलशन कुमार का जन्म होता है। पिता पार्टीशन के बाद इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में दिल्ली में एक छोटी सी जूस की दुकान दरियागंज में खोली जाती है। इसके बाद पिता थोड़ा और कमाने के चक्कर में अपने बेटे के लिए एक रिकॉर्ड्स कैसेट्स की एक दुकान खोल देते हैं। जहां आप पुराने जमाने में कैसेट्स देखा करते थे, वैसे ही कैसेट्स खोली जाती है। ये कैसेट्स बेचने का काम गुलशन कुमार कर रहे थे उस दुकान में बैठकर, लेकिन उस दुकान में बैठे हुए गुलशन कुमार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यहीं से गुलशन कुमार की रुचि बढ़ती है म्यूजिक को लेकर। अब उम्मीद उन्हें दिखती है कि आगे बड़ा मार्केट जो है वो निकल के सामने आने वाला है। कैसेट्स की इंडस्ट्री जो है वो बड़ा कमाल करने वाली है और उसमें वो दिमाग लगाते हैं जो कि आज जियो वगैरह कंपनियां लगाती हैं। जी हाँ, कम दाम, कम पैसे में अच्छी सर्विस देना, और यही काम गुलशन कुमार करते हैं। कम पैसे वाली कैसेट्स बेचनी शुरू करते हैं। जो उनकी बनाई हुई कैसेट्स होती थी वो 17 से 20 रुपए, 25 रुपए में बिकती, और वहीं जो बड़ी कंपनियां होती, टिप्स जैसी बड़ी कंपनियां, उनके कैसेट्स 90 रुपए, 100 रुपए, 150 तक के बिकते थे। अब सस्ती कैसेट्स थी तो फिर लोग भी, खरीदार भी बहुत ज्यादा होते। अब यहाँ गुलशन कुमार एक अपनी कंपनी खोलते हैं जिसका नाम था सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री। नोएडा में ये कंपनी खोली जाती है। वहां से कंपनी को लॉन्च किया जाता है। मार्केट से कम दाम में ये कैसेट्स बेचे जाते हैं और पुराने गाने जो होते थे उसके कवर सॉन्ग बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पुराने गाने जो होते वही गाने किसी और से गवाया जाता और पुराने गानों को गाने के लिए नए नए आर्टिस्ट जो होते, जो स्ट्रगल कर रहे होते दिल्ली में, उनको मौका देते थे और उसके कारण ये कैसेट सस्ते भी बिकते और लोग खरीदते भी और उन्हें गाने से मतलब था, गाना उन्हें मिलता भी था। अब गुलशन कुमार आगे सोचते हैं। गुलशन कुमार मुंबई शिफ्ट होते हैं और मुंबई में उनकी सोच थी कि अपनी एक नई कंपनी खोलूं जिसका नाम रखा गया उस कंपनी का, उस ब्रांड का, जिसका नाम था टी सीरीज। टी सीरीज में टी की अगर बात करें तो टी यानी त्रिशूल। जी हाँ, महादेव के भक्त थे, शिव के भक्त थे, इसलिए टी सीरीज नाम रखा गया गुलशन कुमार की तरफ से। तो गुलशन कुमार अब मुंबई पहुंचने के बाद जो सबसे जरूरी काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो पुराने गानों की पैरेटेड कवर सॉन्ग यहां भी बनाना शुरू कर देते हैं। मुंबई में भी यही काम होता है और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही नए गाने रिलीज होते तभी उस गाने का कवर सॉन्ग बना देते और वो सस्ते दाम में बेचने लगते। अब सोचिए, टिप्स जैसी बड़ी कंपनी जो कि उसी गाने को अच्छे तरीके से बेचती, उसके दाम ज्यादा होते और ये सस्ते में वही गाना प्रोवाइड कराते, इसलिए टिप्स पर असर पड़ने लगा था। बिजनेस मार्केट जो है उस पर कब्जा जो है वो होने लगा टी सीरीज का और टिप्स के मालिक की टेंशन जो है वो बढ़ने लगी गुलशन कुमार पर। आप सोच रहे होंगे कॉपीराइट एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ? कॉपीराइट तो हो सकता था, टिप्स ऐसा कर सकती थी, लेकिन इससे वो बच निकले। कैसे बच निकले? उस समय कॉपीराइट को लेकर इतने सख्त नियम नहीं थे, लूप होल थे और इसी कारण से वो बच निकले। और यही म्यूजिक इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया कि भाई वो हमारे ही चीजें कवर सॉन्ग बना के बेच रहा है और उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब थोड़ा सा रास्ता अलग करते हैं और गुलशन कुमार भक्ति गाने शुरू कर देते हैं। भक्ति गाने गुलशन कुमार की तरफ से चालू किए जाते हैं और अनुराधा पौडवाल और इस तरीके के और सिंगर्स को मौका दिया जाता है और ये
गाने भी सुपर हिट होते हैं। ये कहते हैं ना कि गुलशन कुमार ने जिसको छुआ उसके जिस चीज को भी छूते थे वो सोना बन जाता, तो वही हो रहा था। अब सस्ते कैसेट्स मार्केट में बिक ही रहे थे और हर कोई आम आदमी इस कैसेट्स को खरीद रहा होता था। और सोचिए इतना बड़ा असर हुआ कि 1997 में गुलशन कुमार की जो टी सीरीज थी वो 500 करोड़ की कंपनी बन जाती है। 1997 में 500 करोड़ हालांकि अभी भी मायने रखते, लेकिन उस दौरान सोचिए कितना मायने रखता रहा होगा, कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी थी। और अब जब गुलशन कुमार की कंपनी बड़ी हो रही थी तो उनके दुश्मन भी बन रहे थे। गुलशन कुमार की टी सीरीज बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। बॉलीवुड में टी सीरीज का सिक्का चलने लगा था। कुमार सानू हो, अनुराधा पौडवाल हो, नदीम श्रवण हो, सोनू निगम हो, धूम मचा रहे थे। और 1985 की बात आए तो ओरिजिनल सॉन्ग टी सीरीज की तरफ से लल्लू राम एक फिल्म है उसके लिए दिया गया और उस गाने को रिलीज किया गया। हालांकि उसने खास परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन 1988 में फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इस गाने ने धूम मचा दिया। टी सीरीज ने अपनी धमक जो है वो इंडस्ट्री में दिखा दी बड़े मोटे तरीके से, और इसे बेस्ट सेलिंग कैसेट्स जो है वो भी उस साल रहा। और आगे 1990 का दौर था जब टी सीरीज ने बड़ा धमाका किया। डायरेक्टर थे उस फिल्म के महेश भट्ट, फिल्म थी आशिकी और म्यूजिक था नदीम श्रवण का। फिल्म ने इतनी कमाई की, गानों ने इतनी कमाई की, इतने रिकॉर्ड तोड़े कि जो कि उस समय इतिहास बन गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। और सिर्फ इंडिया में उस दौरान 2 करोड़ कैसेट्स जो है वो बेच दिए गए थे टी सीरीज की तरफ से, जो कि उस समय तक एक रिकॉर्ड जो है वो बन गया था। टी सीरीज के गाने फिल्म से ज्यादा हिट होने लगे थे। इसके पीछे गुलशन कुमार का दिमाग चलता था। गुलशन कुमार फिल्म रिलीज होने से पहले ही गाने रिलीज कर देते थे और जब तक फिल्म आती तब तक लोगों की जबान पर, दिमाग पर उस फिल्म के गाने हिट करने लगते, जिसके कारण फिल्में भी हिट होने लगती। टैक्सी हो, ऑटो हो, सलून हो, हर जगह यही टी सीरीज के गाने जो है वो बजने लगते। फिल्म अब लोगों के दिमाग में चढ़ने लगती और इसी तरीके से उस दौर में नदीम श्रवण की जोड़ी हिट हो गई। आर्टिस्ट को लॉन्च करते और फिर जब उनका करियर हिट हो जाता तो गुलशन कुमार उनका हाथ भी छोड़ देते। एक तरीके से ये था कि भाई उनका एक रूल था कि हम नए लोगों को मौका देंगे और नया जब हिट हो जाएगा तो फिर और नए लोगों को आप अपना काम देखिए। एक आर्टिस्ट से काम करने पर वो दोबारा जल्दी उनके साथ काम नहीं करते थे और यही अब नदीम श्रवण की जोड़ी में से नदीम सैफी को बुरा लग गया। नदीम सैफी के साथ गुलशन कुमार काम नहीं करना चाहते थे। नदीम सैफी को लगा कि उनका करियर खत्म होने वाला है और अब कहा जाता है कि नदीम सैफी के साथ गुलशन कुमार सच में काम नहीं करना चाहते थे। और 1996 की बात है जब गुलशन कुमार के साथ काम करने के लिए नदीम सैफी ने अपना खुद का म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था हाय अजनबी। हाय अजनबी लॉन्च तो किया और वो चाहते थे कि प्रॉपर तरीके से हाय अजनबी को गुलशन कुमार टी सीरीज के अंडर हमारे राइट्स खरीद कर लॉन्च करे, जिससे कि उनका भी करियर बन जाए। और इस एल्बम में खुद नदीम सैफी जो है वो गाना गा रहे थे। गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार दुआ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम आपके इस एल्बम को लॉन्च टी सीरीज के अंडर नहीं करेंगे, और ये भी कह दिया कि ये अच्छा ही नहीं है गाना, बुरा गाना है, क्योंकि उसमें खुद नदीम सैफी ने गाना गाया था। और इसके बाद सोचिए कि उनके मना करने के बाद भी गुलशन कुमार ने उसके राइट्स खरीदे उस एल्बम के, उसे रिलीज भी किया, बाकायदे वीडियो शूट भी किया जिसमें खुद नदीम सैफी जो है वो नजर आ रहे हैं वीडियो में भी और गाना गाते हुए। 1997 में इस एल्बम को रिलीज किया गया और ये एल्बम सुपर फ्लॉप रहा। पब्लिक ने नदीम सैफी के गायकी को एक तरीके से कूड़े में डाल दिया, पसंद नहीं किया। और नदीम सैफी ने आरोप लगाया इसका गुलशन कुमार पर। आरोप ये लगा कि गुलशन कुमार के कारण मेरा ये एल्बम जो है वो हिट नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया। और यहीं से दुश्मनी का जन्म होता है। कहा जाता है कि नदीम सैफी ने एक बड़ी ग्रैंड पार्टी जो है वो दुबई में रखी। इस पार्टी में बड़े बड़े स्टार पहुंचे, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, कुमार सानू हो, यानी कि जितने भी बड़े नाम उस समय थे सबको बुलाया गया। और इसमें 2 लोग और थे, वो थे अबू सलीम और डॉन दाऊद इब्राहिम।
दोनों को बुलाया गया और कहा जाता है कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज इसीलिए किया गया था जिससे कि गुलशन कुमार को लेकर एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए कि उसके साथ क्या करना है। 12 अगस्त 1997 का दिन जब गुलशन कुमार की जान जाती है, उस दौरान नदीम सैफी इंडिया में होते ही नहीं, नदीम सैफी लंदन में होते हैं और कहा जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वहां हैं। अब समय आता है, वो उस दौर का समय आता है जब ये मान लीजिए कि अंडरवर्ल्ड का सिक्का चला करता था मुंबई में। गुलशन कुमार के टी सीरीज अब अमीर कंपनियों में शुमार हो चुकी थी। ज्यादा पैसा यानी कि उस दौरान मुसीबत ज्यादा कही जाती थी और प्रोटेक्शन मनी जो है वो अंडरवर्ल्ड्स की तरफ से मांगे जाते थे और इसी के फेर में गुलशन कुमार भी आगे फंसने वाले थे। पैसे मांगे जाते, कॉल की जाता कि भाई महीने का इतना चाहिए, अगर नहीं दिया तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। और कहा जाता है कि उस समय डॉन अबू सलीम ने गुलशन कुमार के लिए फिक्स किया कि 5 लाख रुपए महीना तुमको देना है, नहीं तो फिर काम खत्म समझो। और हर महीने 5 लाख पर डील भी हुई। खबरें ये भी आई कि गुलशन कुमार ने कई दफा पैसे दिए, लेकिन अचानक से अबू सलीम 10 करोड़ रुपए की मांग करता है। गुलशन कुमार बिफर जाते हैं, मना कर देते कि भाई 10 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगा और यहीं से उनको जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। पुलिस क्लेम करती है कि नदीम सैफी ने पैसे दिए अबू सलीम को कि आप गुलशन कुमार का कुछ न कुछ करो। ये खबरें भी उस समय मीडिया में आई और इसके बाद जब अबू सलीम पहले से ही खार खाए बैठा था गुलशन कुमार से, तो अब उसके लिए काम आसान जो है वो हो गया। बाद में पुलिस ने जांच की तो उसमें यह भी पता चला कि बातचीत दोनों की अबू सलीम और नदीम सैफी की कई दफा हुई और इसमें एक और नाम निकल के सामने आया, वो थे टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुरानी। रमेश तुरानी का भी नाम सामने आता है और ये कहा जाता है कि वो टी सीरीज के सक्सेस से बहुत ज्यादा परेशान थे और ये खबरें आई कि रमेश तुरानी ने 25 लाख रुपए उन हमलावरों को दिए जिससे कि गुलशन कुमार के ऊपर ये सारी चीजें की जाए। सोचिए, अबू सलीम खुद, नदीम सैफी का भी नाम आया जो खुद पैसे दे रहा था और उधर तुरानी। ये पैसे कौन लेकर किधर दे रहा था ये भी आपको आगे बताएंगे। अब 3 नाम जो है वो हमलावरों का सामने आया। उसमें सबसे मेन जो था वो था अब्दुल रऊफ और दूसरा था अब्दुल रशीद और तीसरा था अली शेख। ये 3 नाम सामने आते हैं। गोलीबारी के दौरान अबू सलीम, जब यह हमला हो रहा था 1997 में मंदिर के सामने गुलशन कुमार पर, उस वक्त अबू सलीम फोन पर था और इन शूटर्स में से एक मेन के साथ संपर्क में था और वो सब सुन रहा था ये कंफर्म करने के लिए कि जो मैं करना चाहता था वो प्लान कामयाब हुआ या नहीं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब्दुल रऊफ जो कि मेन था उसको कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, जांच शुरू होती है और गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार से बातचीत की जाती, पूछताछ की जाती तो वो बताते हैं कि उनके भाई को कई बार धमकी भरे फोन कॉल आते रहे हैं, वो उसको इग्नोर करते रहे और हाय अजनबी जो नदीम सैफी का एल्बम था उसके फ्लॉप होने को लेकर भी उनको परेशान किया जाता था। और आगे सोचिए क्या होता है, आगे चार्जशीट दायर होती है। अब आगे की कहानी जो है वो और दिलचस्प हो जाती है। चार्जशीट दायर होती है, 26 नाम उस चार्जशीट में होते हैं, 400 पन्ने की चार्जशीट होती है जिसमें रमेश तुरानी को भी उस दौरान चार्जशीट के बाद गिरफ्तार किया जाता जो कि टिप्स के मालिक थे। और इसके अलावा ये खबर आई कि दुबई में इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, इसकी प्लानिंग की गई थी और नदीम सैफी को अरेस्ट करने को लेकर वारंट भी निकलता है। लेकिन यहां से खेल शुरू होता है। जब ये घटना होती है नदीम सैफी लंदन पहुंच जाता है, तब से वापस नहीं आया और उसके बाद से लंदन से ही वो केस लड़ता है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। और सोचिए, नदीम सैफी बेकसूर लंदन की कोर्ट में साबित भी हो जाता है और इस कारण भारत में उस पर केस ही नहीं चलता। हालांकि अरेस्ट वारंट अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नदीम सैफी के लिए है और इसीलिए अब तक भारत नहीं आ सका नदीम सैफी और वो अब भी यूके में रहता है। वहां भी म्यूजिक नहीं, इंडस्ट्री से अलग होकर परफ्यूम का बिजनेस कर रहा है। वहीं रमेश तुरानी टिप्स के मालिक, उनको भी सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है अबू सलीम की। ये भी बड़ी दिलचस्प किस्सा है। अबू सलीम पर 93 में जो मुंबई में बड़ा धमाका हुआ था उसके बाद अबू सलीम फरार था और उसे पुर्तगाल से
पकड़ा जाता है। पुर्तगाल में इंटरपोल ने पकड़ा, लेकिन भारत लाने के लिए पुर्तगाल की तरफ से कुछ ऐसी चीजें कर दी गई जिससे अबू सलीम की बल्ले बल्ले हो गई। आपको बता दें कि जो भी एक लिस्ट तैयार की गई कि भाई भारत ले जाने के बाद अबू सलीम पर इन चीजों पर केस चलेंगे, उसमें गुलशन कुमार वाला मामला था ही नहीं। अब जब भारत वो आया, वो डायरी आई जिसमें ये सारी चीजें लिखी थी, उसमें गुलशन कुमार का जिक्र ही नहीं था, इसलिए अबू सलीम पर गुलशन कुमार को लेकर कोई केस ही नहीं चला और केस सिर्फ बाकी चीजों को लेकर चला। अब आगे क्या होता है कि मर्डर का ये पूरी जो हत्या होती है उसका ट्रायल जो है वो चलाया जाता है और अजीब चीजें जो है वो अब धीरे धीरे सामने आती हैं जो आपने फिल्मों में देखी होगी। सबसे पहले तो विटनेस बलसारा जो कि नदीम और तुरानी से पैसे लेकर हमलावर ने तो पहुंचाया था, जिसमें उसकी पुलिस स्टेशन के बाथरूम में उसकी जान चली जाती है, मौत हो जाती है। अब 26 में से 19 लोग ही बचते हैं और 19 जो आरोपी थे उसमें से सिर्फ एक दो को सजा मिलती है। एक दोषी अब्दुल रशीद जो कि मेन आदमी था, अब्दुल रऊफ, उसको उम्र कैद की सजा होती है और दूसरा अब्दुल रशीद जिसे 2009 में पेरोल मिलती है, जेल से वो छूटता है अपनी मां की मौत के कारण, लेकिन वो बांग्लादेश भागने की कोशिश करता है और वहां उसे पुलिस पकड़ लेती है और फिर वो अब भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। 2 लोगों का नाम बस यही सजा काट रहे हैं, बाकी जो मेन किरदार हैं वो सब इस केस से अलग हैं। 26-27 साल अभी बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अब भी ये केस सुलझा नहीं है। जी हाँ, अब भी ये केस सुलझा नहीं है और इस वक्त ये मान लीजिए कि सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिर हुआ क्या था, कौन है वो मेन किरदार और किसने ये सब कुछ किया, कुछ पता नहीं। और सजा सिर्फ उन 2 शूटर्स को हुई, जो मेन लोग थे वो अब तक फरार हैं। ऐसे वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।